आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व साबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर के मंथ के हवाले से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो आज प्यारे दोस्तों मैं आपके साथ वो इमेजिंग मोडालिटी डिस्कस करने जा रही हूँ जो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में सबसे ज़्यादा मौसर है। जी हाँ, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैमोग्राफी। प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैमोग्राफी एक्सरे इमेजिंग ऑफ ब्रेस्ट को कहते हैं। मैमोग्राफी के नतीजे में हासिल होने वाले एक्सरे फिल्म को मैमोग्राम कहते हैं। मैमोग्राफी 40 इयर्स या इससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में इंडिकेटेड होती है। प्यारे दोस्तों, मैमोग्राफी दो तरीके से परफॉर्म होती है। एक कहलाती है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी और दूसरी कहलाती है डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि स्क्रीनिंग मैमोग्राफी क्या होती है। ये उन पेशेंट को एडवाइस की जाती है जो एनुअल बेसिस पे यानी सालाना जो है वो अपनी ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करवाना चाह रहे होते हैं। यानी इन पेशेंट को कोई ब्रेस्ट में तकलीफ़ या कोई लम्प या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे कि इंडिकेटेड है कि हर साल 40 साल और इससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को अपना मैमोग्राफी करवाना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता अगर वो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने वाली हों तो इस ब्रेस्ट कैंसर को इंतहाई इब्तिदाई स्टेज पे ही डायग्नोस कर लिया जाए। प्यारे दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर लाइलाज मर्ज़ नहीं है। अगर आप इसकी अर्ली डिटेक्शन करवा लेंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट टाइम है वो भी शॉर्ट हो जाता है और आपका आउटकम भी बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्क्रीनिंग मैमोग्राफी उन ख़वातीन को करवानी चाहिए जिनकी उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा हो और उनको किसी किस्म की ब्रेस्ट में कोई तकलीफ़ ना हो, और ये स्क्रीनिंग मैमोग्राफी हर साल रिपीट करवाई जाती है। नंबर 2 इज़ डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी उन पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है जो किसी कंप्लेन के साथ अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रेस्ट में कोई लंप हो गया या ब्रेस्ट में कोई डिस्चार्ज है या XYZ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उनको डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं। अच्छा, डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी भी स्क्रीनिंग मैमोग्राफी ही की तरह परफॉर्म होगी, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात जो है कुछ पेशेंट में एडिशनल व्यूज़ भी किए जाते हैं। वो पेशेंट के मर्ज़ की नौइयत के ऊपर होता है। आम तौर पर मैमोग्राफी के 2 व्यूज़ हासिल किए जाते हैं। पहला व्यू कहलाता है CC व्यू यानी क्रेनियो कॉडल व्यू, और दूसरा व्यू कहलाता है MLO व्यू यानी मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू। इस व्यू में एक्जिला और आर्म पिट भी शामिल होता है। तो चले प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलती हूँ मैमोग्राफी मशीन की तरफ और आपको बताती हूँ कि मैमोग्राफी की मशीन कैसी नज़र आती है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ताकि आपको इसके बारे में भी अवेयरनेस मिल जाए। तो ये है मैमोग्राफी की मशीन और ये है इस मशीन का कंट्रोल पैनल, यानी जो रेडियोग्राफर होंगे वो इस कंट्रोल पैनल के ज़रिए जो है वो आपको मशीन को ऑपरेट करेंगे, आपका मैमोग्राम करेंगे। और ये है मशीन की एक्सरे ट्यूब, इससे एक्सरेज़ का इखराज होता है इस जगह से। और ये है मैमोग्राफी मशीन की एक्सरे ट्रे या इसे हम बकी भी कहते हैं। इसके ऊपर ब्रेस्ट टिश्यू को रखा जाता है और इस टिश्यू को इस तरीके से ऊपर से कंप्रेशन ट्रे के ज़रिए थोड़ा कंप्रेस किया जाता है। अब इस कंप्रेशन ये ट्रे देखिए, ये ट्रे इस तरीके से ब्रेस्ट टिश्यू को कंप्रेस करती है। इस कंप्रेशन का मकसद जो है वो ये है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है
उसकी मोशन ब्लर ना हो, यानी इमेज ब्लर ना हो। और दूसरा मकसद ये होता है कि रेडिएशन डोज भी जो है वो कंप्रेस करने से कम हो जाती है। तो बास पेशेंट जो है वो इस कंप्रेशन से थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, लेकिन जो ट्रेंड रेडियोग्राफर्स होते हैं वो इजीली जो है वो पेशेंट को हैंडल कर लेते हैं, तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं होती। अच्छा, अब इस मशीन में आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया कि दो व्यूज़ हम हासिल करते हैं, एक क्रेनियोकॉर्डल व्यू। तो जब क्रेनियोकॉर्डल व्यू करेंगे तो एक्सरे ट्यूब की पोजीशन इस तरह होगी, और इस टाइम पे एक्सरे ट्यूब जो है वो 0 डिग्री एंगल पे है, ये आपको नज़र आ रहा है। और जब हम जो है MLO व्यू करेंगे तो हमारी एक्सरे ट्यूब जो है वो 45 डिग्री के एंगल से जो है वो टर्न हो जाएगी, राइट MLO पे राइट साइड पे और लेफ़्ट MLO पे लेफ़्ट साइड पे। तो थोड़ी सी जो है एक्सरे ट्यूब को रोटेशन दी जाती है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो मैमोग्राफी है वो इसमें लो एनर्जी रेडिएशन यूज़ हो रही है, यानी लो एनर्जी एक्सरेज यूज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से जो आपका रेडियोग्राफर होता है वो लेड शील्डेड स्क्रीन के पीछे यहाँ पे जो है वो मौजूद होती हैं आपका प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। वो परफॉर्मेंस के दौरान जो है वो लेड एप्रन भी वेयर करती हैं, और इस तरीके से जो है आप देखें कि इस तरह आपका मैमोग्राम जो है वो एक्सरे प्रिंटर से बाहर आ जाता है। अच्छा, ये जो आपको मैंने बताया कि ये एक्सरे ट्रे है या बकी है, डिजिटल जो मैमोग्राम्स होते हैं उसमें तो डायरेक्ट इमेज जो है वो आपकी कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन जो पुराने CR सिस्टम हैं या जो पोर्टेबल मैमोग्राम जो कर रहे हैं वो इस तरीके से कैसेट को इंसर्ट करते हैं इन द बकी। अच्छा, मैमोग्राफी के रूम के बाहर आपको ये डेंजर साइन भी लिखा हुआ नज़र आता है। ये इसी वजह से है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रूम के अंदर लो एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो डेंजर रूम के बाहर लिखने का मकसद रेडिएशन है, ये मकसद नहीं है कि अंदर कोई डेंजरस प्रोसेस हो रहा है और अंदर जाना बहुत ख़तरनाक है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि मैमोग्राम की क्या अहमियत है, ये कब करवाना चाहिए और क्या इसकी इंडिकेशन है और किस तरीके से मैमोग्राफी मशीन जो है वो काम करेगी। तो आई होप कि आपको अच्छी खासी आगाही हो गई होगी मैमोग्राफी के बारे में। मज़ीद आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके क्वेश्चन कीजिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेस्ट सेशन अवेयरनेस के ही हवाले से किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।